हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पीजीटी कॉमर्स का नया सिलेबस जारी हो चुका है। जी हां, आप जानते हैं कि अभी 3 दिन पहले ही 120 पोस्ट पर यह बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। मुझे लगता है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट ने उसे देख लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो टायर 1 एंड टायर 2 में आपका एग्जाम होने वाला है, अभी तक नहीं पता है तो फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि पीजीटी कॉमर्स का जो एग्जाम है वो इस बार आपका 2 फेज में होगा। पहले टायर 1 देना होगा, उसके बाद टायर 2 आपको देना होगा। टायर 1 में आपको मिनिमम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप टायर 1 में टायर 2 में जाएंगे। टायर 1 का जो एग्जाम है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। टायर 2 का जो एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेंगे। टायर 1 की बात करते हैं तो इसमें कंप्लीट जो पेपर है वो आपका जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज के बेस पे होने वाला है, जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, आईसीटी है, पेडागोजी है और आपका लैंग्वेज आ जाती है। जबकि टायर 2 का जो पेपर है वो कंप्लीटली आपका सब्जेक्ट का होने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर अगर बात करते हैं तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए 120 पोस्ट पर ईएमआरएस पीजीटी कॉमर्स निकल गई है और 61 पोस्ट पर आपकी ईएमआरएस अकाउंटेंट निकल गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इससे बढ़िया पोस्ट नहीं आ सकती आप लोगों के लिए। तो गाइस, तैयारी में लग जाइए। हमारे पास में बैचेस दोनों के ही स्टार्ट हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सभी के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है, क्लिक करके आप जरूर जुड़ जाए व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, जहां पे रेगुलर बेसिस पे हम कॉमर्स के नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ आपके साथ में शेयर करते हैं। तो जरूर आप जुड़ सकते हैं। बाकी बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, बहुत कम प्राइस पर आपको अकाउंटेंट पीजीटी कॉमर्स का एक सिस्टमैटिक बैच जो है वो मिल रहा है। एक ऐसी टीम के द्वारा हम आपको यहां पे पढ़ा रहे हैं जो टीम 2024-25 में ही कॉमर्स में 500 से भी ज्यादा सिलेक्शन देने वाली टीम है। जब स्टूडेंट आपके जैसे हो और फैकल्टीज इतनी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस हो तो रिजल्ट 100% आता है, जिसका प्रमाण आपके सामने है। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बड़े एग्जाम्स में भी कई रिजल्ट दिए हैं। अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, मध्य प्रदेश में जो पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हुआ था उसमें टॉप 10 में से टॉप 6 मेरिट हमने दी थी विथ फर्स्ट एंड सेकंड रैंक। तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्वालिटी वाली स्टडी हमारे यहाँ पे हो रही है। अब मैं सीधा आप लोगों को लेकर जा रहा हूं कि हमारा सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है वो आप सभी के सामने यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो चलिए जी, तो मैं आपको सीधा लेके जाता हूं सिलेबस पे। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि जो सिलेबस है वो पहले जो है वो टायर 1 का सिलेबस सभी के लिए कॉमन है। जब सभी के लिए कॉमन सिलेबस है तो कॉमन सिलेबस क्या होगा ये आप सभी के सामने यहां पे आपको दिख रहा होगा। पार्ट 1 में आपका, जैसा मैं बता रहा हूं कि पूरा आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा, कंप्लीट जीके जीएस आएगा। तो क्या क्या है, तो देखिए पार्ट 1 में आपका जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया लेवल पे पढ़ना होगा। पार्ट 2 में आपका रीजनिंग एबिलिटी है, जहां पे रीजनिंग और एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पे टॉपिक्स दे रखे हैं। थर्ड पार्ट में आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी है। फोर्थ में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। फिफ्थ में आपका डोमेन नॉलेज आपसे लोगों से पूछा जाएगा, जहां पे पेडागोजी भी है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। पार्ट 6 में आपका लैंग्वेज जो है वो दे रखा है, इसमें हिंदी इंग्लिश आपको दे रखा है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाई करना आपके लिए कंपलसरी है। ये आप यहां पे ध्यान रखेंगे। अब यहां पे बात करते हैं सर कि हमारा जो सिलेबस है, पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है सर, ये आप हमें बता दीजिए। इन जनरल आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप यहां पीजीटी कॉमर्स की बात कर रहे हैं। कोई भी पीजीटी का जब एग्जाम होता है तो मेनली जो सिलेबस होता है वो 11th एंड 12th का ही होता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब 11th एंड 12th में मेनली आप जो है वो 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पहला सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का है, सेकंड सब्जेक्ट बिजनेस का है, थर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि वो पढ़नी होगी उन्हें जो कि इकोनॉमिक्स से अपना फॉर्म भर रहे हैं, पीजीटी कॉमर्स से नहीं भर रहे हैं।
कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सेंट्रल लेवल पे 2 ही सब्जेक्ट आपको मेनली पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का है और सेकंड सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टडीज का है। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो रहा है अकाउंट्स का। ये अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन आप जब 11th क्लास में नई अकाउंटेंसी सीखते हैं तो जो कंप्लीट बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस क्या होती है ना, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है ना, लोन क्या होते हैं, बोरोइंग क्या है, सेल क्या है, गुड्स क्या है, ये आपको दे रखा है। उसके बाद में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग आपको दे रखा है, जिसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे, अकाउंटिंग अजम्पशंस आप पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे, जीएसटी भी आप यहां पे पढ़ने वाले हैं, गैप क्या होता है, जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है वो आप यहां पे पढ़ेंगे। देन उसके बाद में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, जब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट तक कंप्लीट आपके सिलेबस में आपको यहां पे दे रखा है। उसके बाद में कुछ एडिशनल टॉपिक हैं जिनमें बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग सारे ही मेथड्स यहां पे कवर कर रखे हैं। मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज यहां पे मेथड के आपको दे रखे हैं। उसके बाद बात करते हैं तो रेक्टिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस आपके सिलेबस में है। यहां पे एक पार्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो चुका है। सेकेंड पार्ट में जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है, पार्ट नंबर 2, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक अलग किताब आती है जो आपने देखा होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। जो नई बैलेंस शीट है शेड्यूल 6 के हिसाब से वो क्या है, कैसे ट्रेडिंग पीएनएल तैयार होता है, ये आपको पढ़ना होगा। देन उसके बाद में पार्टनरशिप कंप्लीट ही आपको सारे एडजस्टमेंट यहां पे दे रखे हैं। पार्टनरशिप में आप देख सकते हैं ये इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट दे रखा है। उसके बाद में रिकॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आपका रिटायरमेंट दे रखा है, रिटायरमेंट के बाद में डेथ है, डेथ के बाद डिसोल्यूशन है। मतलब पार्टनरशिप जो बहुत बड़ी यूनिट है आपको पूरी ही कंप्लीट पढ़नी है। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर की बात करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं कंपनी आपको पूरा ही पढ़ना है बेसिकली। तो शेयर, डिवेंचर कंप्लीट पार्ट आपको यहां पे पढ़ना होगा, ये इन्होंने यहां पे बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कंपनी का आपको शेयर कैपिटल जो है वो पढ़नी है, जिसमें इशू है, री इशू है ना, रिडम्पशन है, सारी ही चीजें आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। ये देखिए आप, 4 फीचर री इशू ऑफ शेयर आपको दे रखा है, डिवेंचर आपको पढ़ना है। देन उसके बाद में जो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें आपका मेनली जो नया बैलेंस शीट है, इस पर शेड्यूल 3 आपको पढ़ना होगा। टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, टूल्स लिखा हुआ है, मतलब कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारी जो चीजें हैं वो आपको यहां पे देखनी होगी। इवन रेशियो आपको देखना होगा, वर्किंग कैपिटल क्या है, मतलब जो रेशियो के अलग अलग पार्ट होते हैं वो पूरा देखना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको यहां पे दे रखा है। ओके, अब जो पार्ट आपका आने वाला है गाइज वो बिजनेस स्टडीज का है, और बिजनेस स्टडीज के लिए मैं ललित सर को बुला रहा हूं। ललित सर आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाते भी हैं और आपको कंप्लीट बिजनेस स्टडीज की जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पे देने वाले हैं। बट उससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, 6 तारीख से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। टायर 2 के लिए आपको टाइम जो है वो बहुत कम मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। तो टाइम कम मिलेगा तो आपको एक सटीक रणनीति के साथ में तैयारी करनी होगी। अकाउंटेंसी डॉक्टर रजत खंडेलवाल आपको पढ़ाएंगे, कुछ पार्ट आपको जो है वो अमित जैन सर पढ़ाने वाले हैं। बिजनेस स्टडीज जो है वो मैक्सिमम पार्ट आपको ललित सर पढ़ाने वाले हैं, जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, जिनके साथ आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो 6 तारीख से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है। इस नए बैच की फीस हमने अभी बहुत कम रखी है, क्योंकि कोर्स लॉन्च हो रहा है अभी। तो नया जब कोर्स लॉन्च होता है तो प्राइस बहुत कम रखी जाती है। ये वही प्राइस है। जो कोर्स आप लेंगे वो कंप्लीट बायलिंगुअल होगा, एमसीक्यूज आपको साथ में ही मिलेगी, तो कोई समस्या आप लोगों को नहीं आने वाली है। ओके, तो अब मैं ललित सर को बुलाऊंगा जो आपको कंप्लीट बिजनेस का जो सिलेबस है और कैसे क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, ये आपको एक ऊपर से आइडिया देने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारे जो पीजीटी कॉमर्स का नया सिलेबस हमारा यहाँ पर जारी हुआ है, तो उसमें आपको जो है वो सर ने अकाउंटेंसी का यहाँ पर क्लियर कर दिया है, और अब हम जो है वो यहाँ पर बिजनेस स्टडीज का सिलेबस प्रॉपर वे में यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शायद मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर सारा जो अच्छे वो दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो ईएमआरएस का कंप्लीट सिलेबस आप सभी के सामने आज लॉन्च हो चुका है। लगभग आप सब देख सकते हो 8 से 10 पेज में ये कंप्लीट सिलेबस हमारे सामने आ चुका है,
और अब हम यहाँ पर इसको जो है वो एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस में क्या आएगा, आपका आएगा जैसे हमारा केवीएस एनवीएस का जो सिलेबस होता है आपने देखा होगा, उसी तरीके का सिलेबस है बिल्कुल ईएमआरएस का, क्योंकि ये भी सेंट्रल की वैकेंसी है। तो सबसे पहले है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में क्या है, मीनिंग एंड फीचर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और इवेल्युएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस आपको समझना पड़ेगा, यानी कि व्यवसाय का मूलभूत और व्यवसाय का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ। तो वो पूरा आपका हिस्ट्री एंड ट्रेड हो गया, जैसे कि आपका है ना हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया हो गया, या फिर इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम हमारा हो गया, पहले बैंकिंग सिस्टम कैसा था, राइजिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, हमारे जितने भी इंटरमीडिएटर्स है उनका उद्भव कैसे हुआ, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, कम्युनिटीज हो गया, ठीक है, मर्केंट कॉर्पोरेशन हो गया, मेजर ट्रेड, ये सब कुछ पुराने तरीके से जो हम पढ़ते हैं ना वो सारा पढ़ने पड़ेगा कि व्यवसाय का उद्भव कैसे हुआ, या फिर वाणिज्य और व्यवसाय का इतिहास कैसे है, ठीक है ना। जितने भी हमारे इंटरमीडिएटर्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं या मध्यस्थ होते हैं, उनकी भूमिका कैसे बनी और कैसे इनकी शुरुआत हुई। मेजर हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हो गए, पोजीशन ऑफ इंडिया, उनकी भारत में कैसी पोजीशन रही, सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, है ना। उसके अलावा बिजनेस मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई व्यवसाय का, यहां से थोड़ा फेस चेंज हो रहा है, बिजनेस मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि व्यवसाय का अर्थ और उसकी विशेषताएं। फिर बिजनेस के अंदर प्रोफेशन होता है हमारा, एम्प्लॉयमेंट हो गया हमारा, ठीक है, पेशा हो गया, रोजगार हो गया, इनका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि प्रोफेशन क्या है, रोजगार क्या है, इनका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, है ना, इनके उद्देश्य हो गए, और बिजनेस क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, विभिन्न प्रकार की जो हम व्यावसायिक गतिविधियां करते हैं उनका क्लासिफिकेशन यानी कि उनका वर्गीकरण इसमें आपका कवर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल नया सिलेबस आ गया है, ऐसा भी नहीं है। सिलेबस आप रेगुलर कहीं ना कहीं एनवीएस केवीएस में जो अदर एग्जाम्स में पढ़ते हो ना, कुछ इसी तरीके का आपका सिलेबस रहेगा। चाहे आप एमपी के स्टूडेंट हो तो एमपी वर्ग में भी ऐसी चीजें आती हैं, तो कहीं पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेबस आपका उसी तर्ज पर आया जैसा केवीएस एनवीएस एमपी वर्ग 1 के अंतर्गत हमारा आता है। चलो यहां तक क्लियर है आपको। अब हम पढ़ेंगे यहां पर, यहां तक तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, व्यवसायिक गतिविधियों के प्रकार। इसमें आपका इंडस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, वही चीजें व्यवसाय का वर्गीकरण है पूरा। आपका इंडस्ट्री क्या, उद्योग, तो उद्योग में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। कॉमर्स के अंदर वाणिज्य में व्यापार और व्यापार की गतिविधियां सब पढ़नी पड़ेगी। सारी सर्विसेज इसमें आ जाएगी गतिविधियों में, जैसे बैंकिंग, बीमा, भंडारण, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। इंडस्ट्री के टाइप्स देखो मैं बोल रहा हूं वही आ गया। उद्योगों के प्रकार में हमारा आ जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, तीनों में कौन कौन से उद्योग होते हैं। तो बेसिक चैप्टर है, कोई विशेष घबराने वाली बात नहीं है, केवल अच्छे से एलोबरेट यहां पर इन्होंने इसको किया है ना। फिर मीनिंग एंड सब ग्रुप्स ऑफ कॉमर्स ट्रेड, कॉमर्स और ट्रेड के कुछ अलग अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, टाइप जैसे इंटरनल, एक्सटर्नल, होलसेलर, रिटेलर, ये हम वैसे भी इंटरनल ट्रेड में पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर से लगाकर जो पूरी चेन चलती है कि हमारा जो है वो इंटरनल बिजनेस कैसे होता है, एक्सटर्नल कैसे होगा, होलसेलर को कौन होते हैं, इनकी क्या सेवाएं होती है, रिटेलर्स, इनकी सेवाएं, ये डायरेक्टली कैसे टच में रहते हैं कंज्यूमर के, ये सारा। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, व्यवसाय की जितनी भी सर्विसेज होती हैं, व्यवसाय के अंदर व्यापार की सहायक गतिविधियां भी हमको पढ़नी है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, मीनिंग और बिजनेस रिस्क, ये थोड़ा सा अलग रहेगा, व्यावसायिक रिस्क और उसके कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ो हम। फिर आएगा आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर दिख रहा है आप सबको, मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर वे में दिख रहा है। तो ये यूनिट 1 हो गई। यूनिट 2 में आ जाओ, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वही है जो हम हर जगह पर अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। इसको चेक कर लीजिएगा एक बार कि आपको प्रॉपर इनको दिख रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप ये हमेशा आता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट हो गया इसका, मेरिट्स, लिमिटेशंस, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स, है ना, टाइम्स, लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। तो आपको जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि एकाकी व्यापार आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर पार्टनरशिप। तो अब एक एक के अंदर सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। हिंदू अवर्जित परिवार है तो इसका उद्भव कैसे होता है, कर्ता कैसे काम करता है, कर्ता का दायित्व असीमित होता है, आपके मिताक्षरा और दाया भाग 2 प्रणालियां होती हैं, कैसे इनके ऊपर हिंदू लॉ बोर्ड तैयार होता है, ठीक है ना। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी लागू होता है 1956, है ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका कॉन्सेप्ट, उसके फायदे क्या है, उसकी कमियां क्या है, तो पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनती है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तो वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है। फिर कंपनी का पूरा कॉन्सेप्ट, कंपनी के फायदे, कंपनी की लिमिटेशंस, फिर टाइप्स, प्राइवेट, पब्लिक एंड 1% कंपनी क्या होती है, कॉन्सेप्ट उसका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का निर्माण कैसे होता है, तो वो सारी स्टेज आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको पता है प्रमोशन होता है, सबसे पहले आपका प्रवर्तन होता है, प्रवर्तन के बाद आपका इनकॉर्पोरेशन होता है, फिर पूंजी अभिदान, कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, और लास्ट में होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कुल मिलाकर वही बात है, कॉन्सेप्ट, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, स्टेजेस, उसकी इंपोर्टेंस, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में एमओए,
हमारा एमओए होता है, एओए होता है, प्रोस्पेक्टस होता है, ये सब आएगा। और चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस कैसे चयन करना है, वो थोड़े से फॉर्म्स आपको पढ़ने पड़ेंगे कि हर व्यवसाय के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। फिर आएगा आपका पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक, निजी और वैश्विक हमारे एंटरप्राइजेस हैं, ये इसी के साथ आगे का टर्म आ जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये कैसे एंटरप्राइजेस के रूप में काम होता है, किस सेक्टर में क्या सिस्टम होता है, कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्म्स ऑफ सेक्टर्स, है ना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, इसमें 3 चीजें आती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आती है, और एक आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आता है, और एक आपके गवर्नमेंट कंपनी आती है। तो इन तीनों को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, और साथ में ग्लोबल एंटरप्राइज भी पढ़ना पड़ेगा, इसके फीचर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट में। फिर आएगा बिजनेस सर्विसेज, इसमें जितने भी बिजनेस की सर्विस आती है, जैसे बैंकिंग सर्विस तो बैंकिंग का पूरा चलेगा, कम्युनिकेशन सर्विस, आपकी इंश्योरेंस सर्विस, ये सब आपकी बिजनेस की सर्विस आती है, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ये भी आपके ऑनलाइन चल रही है आजकल, है ना। तो लगभग सिलेबस एक तरीके से आपने देखा होगा, जो हमारा केवीएस एनवीएस में आता है ना, वो कब हो, एक तरीके से समझना बस इसको आपको, ताकि नई चीज क्या वो हमारे सामने आ जाएगी। तो बिजनेस सर्विसेज में मीनिंग एंड टाइप्स, है ना, बैंकिंग सर्विस आ जाएगी आपकी, बैंकिंग सर्विस में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग, एफडी, सब हम जो पढ़ते हैं, आरडी, एफडी, फिर फिक्स डिपॉजिट क्या है, फिर मल्टीपल ऑप्शंस डिपॉजिट अकाउंट्स, बैंकिंग सर्विसेज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू बैंक ड्राफ्ट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ई बैंकिंग आपकी हो जाएगी, डिजिटल पेमेंट्स आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, है ना, इंश्योरेंस के अंदर प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपके बीमा के सिद्धांत, फिर उसके टाइप्स में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस मतलब समुद्री बीमा, है ना, ये आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट पोस्टल सर्विस में आपकी मेल आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, पोस्ट कैसे होता है, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस, ये सब आपकी सर्विसेज में आती है। फिर आता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में, आपका व्यवसाय के अंदर जो नए नए प्रवर्तन आ रहे हैं ना, इमर्जिंग मोड्स, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, है ना, इस तरीके से ई बिजनेस, इमर्जिंग मोड्स जो भी हो रहे हैं, व्यवसाय में नई नई प्रवृत्तियां आ रही है, जैसे रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट पढ़ते हैं, वैसे आपको रिसेंट ट्रेंड्स इन बिजनेस पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएसआर है, और बिजनेस एथिक्स पूरा आपका आ रहा है ना, वही सेक्शन 135 के अंतर्गत हमें जो सीएसआर एक्टिविटी पर जो खर्च करना पड़ता है, व्यवसाय का निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, वो सीएसआर पूरा कवर आपका हो रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, केस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स ओनर्स, है ना, आपकी स्वामी के प्रति क्या जिम्मेदारी है, इन्वेस्टर्स हो गया, कंज्यूमर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, इस तरीके से। रोल ऑफ बिजनेस इन एंटरप्रेन्योर प्रोटेक्शन और बिजनेस एथिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, व्यवसाय में कौन कौन सी नीतियां होती है, किन नीतियों का व्यवसाय को पालन करना होता है, तो नीति शास्त्र की भूमिका भी आपको पढ़नी पड़ेगी, और ये आज के समय में वो जरूरी भी है। फिर फाइनेंस एंड ट्रेड सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये आपका बिजनेस फाइनेंस पूरा आ जाएगा, जिसमें व्यावसायिक वित्त के स्रोत आपको पढ़ने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारे जो हम कवर करते हैं ना, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, है ना। उसके बाद क्या आएगा आपका ओनर्स फंड, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर आएगा, रिटर्न अर्निंग्स, बोरोड फंड, ये सब फंड पढ़ने पड़ेंगे, इनकी भूमिकाएं, इनके लाभ क्या है फंड्स के, इनकी क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या शर्तें होती हैं, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, नीति नियम सब कुछ। तो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आपको केवल व्यावसायिक वित्त के स्रोतों के ऊपर फोकस किया गया है ना। तो इसमें आपका वो भी पढ़ना पड़ेगा, लीज फाइनेंसिंग, कैश क्रेडिट आपका हो गया, फैक्टरिंग हो गया, शॉर्ट टर्म के भी जितने भी आपके सोर्सेज है वो पढ़ने पड़ेंगे, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आईसीडी, सब कुछ कवर होगा। फिर है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, तो एंटरप्राइजेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, है ना, इसकी प्रोसेस यानी कि पूरी प्रक्रिया। फिर स्टार्टअप इंडिया, इसको जोड़ के रखा गया है एंटरप्रेन्योरशिप में, क्यों, क्योंकि युवाओं को नया उद्योग चाहिए, युवा आज जो है वो उद्योगों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो सरकार की भूमिका भी है, सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, ये सब कुछ चालू किया ना, तो फिर इसकी भूमिकाएं भी यहाँ पर बता रखी है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स क्या है, वे टू फंड स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप में फंड कैसे आता है, उसके रास्ते क्या क्या है, किस किस रास्ते से आप फंड प्राप्त कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर आपका आ जाएगा। फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस एंड डिफाइंड बाय एमएसएमईडी एक्ट 2006, है ना, एमएसएमई पूरा पढ़ना है। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्मॉल बिजनेस की भूमिका इंडिया में कैसी है, विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज, विशेष हम संदर्भ में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से यहां पर हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फिर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एनएसआईसी, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जो भी आपके डीआईसी सेंटर होते हैं, ठीक है, उसमें जिला उद्योग केंद्र, और ये सब कुछ भी आपको पढ़ना पड़ेगा विद स्पेशल रेफरेंस टू, अगेन आपका आ गया है विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। फिर आएगा आपका इंटरनल ट्रेड, और आगे आएगा आपका एक्सटर्नल ट्रेड, यानी कि इंटरनल ट्रेड के अंदर आपका आंतरिक व्यापार है, उसमें वो पूरा आपका आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग से लगाकर होलसेलर, फिर रिटेलर्स, फिर फाइनल कंज्यूमर तक किस तरीके से वस्तु जाती है,
वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटरनल ट्रेड में मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर और रिटेलर, टाइप्स ऑफ इंटरनल रिटेल ट्रेड इंटीरियरेंट्स, है ना, ये छोटे मोटे नहीं होते, इंटीरियरेंट्स होते हैं, फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, आपके जो है वो फेरी वाले होते हैं, है ना, फिक्स स्थान पर सप्लाई करने वाले होते हैं, ठीक है, वीकली बेसिस पर मार्केट चलाने वाले, ये सब कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। फिक्स शॉप वाले लोग कौन से होते हैं, ये सब कैसे काम करते हैं, लार्ज स्केल रिटेलर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स, इनके कॉन्सेप्ट, जीएसटी, ये सब कुछ आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। फिर आएगा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हमारे एक देश की सीमा में हो रहा था। इंटरनेशनल का मतलब आप जब एक देश की सीमा के पार जाकर व्यवसाय करते हो तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे किया जाता है, इसमें मीनिंग क्या है, इसका प्रोसीड्यूर्स, इसमें बहुत सारी टर्म्स काम आएगी, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, मेड्स रेसिट हो गया, है ना, इंटेंट हो गया, आपका शिपिंग बिल हो गया, शिपिंग ऑर्डर्स हो गया, मेड्स रेसिट मैंने बताया था, जहाज के कप्तान को जब जहाज पर माल को लदान किया जाता है तो उसके कप्तान को जो रसीद दी जाती है ना, डीएडीपी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ का रेफरेंस भी इसमें आएगा, तो डब्ल्यूटीओ इससे जुड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। और फिर इंटरनेशनल बिजनेस में प्रवेश के तरीके, हालांकि इसमें नहीं है पर वो भी आपको पढ़ाएंगे, है ना, प्रवेश के तरीके भी बताएंगे, बहुत सारी विधियां हैं। फिर आएगा आपका मैनेजमेंट, ये तो आपका बिजनेस कवर हो गया, बिजनेस आपका कवर हो चुका है। अब आ जाओ आप मैनेजमेंट में, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। मैनेज का पूरा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा पोस्ट डेट। फिर आपका डायरेक्टिंग के अंदर मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल आपको स्पेशल पढ़ने पड़ेंगे, और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि एफडब्ल्यू टेलर ने दिया है, तो यहां पर मैनेजमेंट की थ्योरी और साथ में जो हमारे हेनरी फोल है, विशेष संदर्भ में हमारा एफडब्ल्यू टेलर, पीटर ड्रकर, ये कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आएगा आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, तो आपको पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा, इसके सारे डायमेंशंस पढ़ने पड़ेंगे, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, डीमोनेटाइजेशन, कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स। फिर प्लानिंग आपको पढ़नी है, मैंने बता दिया प्लानिंग कैसे होती है, प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है, प्लानिंग के कंपोनेंट्स में आपका सारा आ जाएगा, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर्स, मेथड, रूल, बजट, सब कुछ डेप्थ में आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रारूप कौन से होते हैं, तो इसमें सारे प्रारूप पढ़ने पड़ेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ना पड़ेगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे होती है, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर स्टाफिंग, तो स्टाफिंग के अंदर कैसे काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स का ही एक पार्ट है स्टाफिंग, तो रिक्रूटमेंट कैसा होता है, सिलेक्शन कैसा होता है, ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट कैसे होता है कर्मचारियों का, इंडक्शन प्रोग्राम कैसे होता है ना। उसके बाद ट्रेनिंग में भी ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, वेस्टिबुल ट्रेनिंग, स्पेशल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप। आपके यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं दे रखा है तो ये और अच्छा है। फिर डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको चारों पढ़ने पड़ेंगे, मोटिवेशन, आपको लीडरशिप, कम्युनिकेशन और सुपरविजन। फिर कंट्रोलिंग मैंने बता दिया, कंट्रोलिंग पूरा पढ़ना है, कंट्रोलिंग कैसे होती है, कंट्रोलिंग की डेफिनेशंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप्स क्या है, कंट्रोलिंग के सिद्धांत क्या है और कंट्रोलिंग की प्रोसेस, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। अब आता है हमारा एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आपका एफएम पूरा कवर हो जाएगा, है ना, कॉन्सेप्ट एंड रोल एंड ऑब्जेक्टिव आ जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल डिसीजंस हो गए, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल डिसीजंस हो गए, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉन्सेप्ट, इंपोर्टेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी हो गई, है ना, और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है, ये सब कुछ आपका एफएम के अंदर लगभग जो मोटे मोटे तौर पे रहता है वही है ना। फिर फाइनेंशियल मार्केट में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपका जो है वो फाइनेंशियल मार्केट के दो भाग हो जाएंगे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल और आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट से पढ़ने पड़ेंगे। कैपिटल मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके साथ में कुछ स्पेशल रेफरेंस में स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना है, से भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, और कुछ अलग सिक्योरिटी पे हम पढ़ेंगे। फिर मार्केटिंग पूरा आपका कवर हो गया है, मार्केटिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, मार्केटिंग की फिलोसॉफीज, मार्केटिंग मिक्स में वो चारों आपको पी पढ़ने पड़ेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। उसके अलावा आगे आपको एक एक को बाइफरकेशन करना है, प्रोडक्ट के अंदर ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग पढ़नी पड़ेगी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइस के अंदर प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइसिंग डिटर्मिनेशन कैसे होता है, प्राइसिंग पॉलिसी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेप्ट, इसके कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रमोशन पढ़ना है और एडवर्टाइजिंग भी इसमें जोड़ दिया, देखो अलग से नहीं पढ़ना, लेकिन एडवर्टाइजिंग पढ़ा रखा है तो पढ़ना पड़ेगा आपको। एडवर्टाइजिंग भी इसके कवर कर रहे हैं, यानी कि रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग क्या है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन। फिर आ जाएगा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका नया है 2019 वाला, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इसके लिए कौन कौन सी काउंसिल बनी, क्या सेक्शन है, तो 8 अध्याय और 107 धाराओं में ये बटा हुआ है, तो पूरा डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। कंज्यूमर कौन होता है, उसके राइट्स क्या है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कंप्लेन कर सकता है कंज्यूमर राइट्स के जो है वो अधिकारों का प्रयोग करते हुए, और डिस्प्यूट से तो उसका समाधान कैसे होगा। चारों सीसीपीसी, एससीपीसी, डीसीपीसी आपको पढ़ना पड़ेगा। और 3 लेवल पर जो हमारा जो काउंसिल बनी हुई है, जिला हमारा मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, और जितने भी प्रोडक्ट लाइबिलिटी को नया जोड़ा गया है, ऑनलाइन कॉमर्स को, इसमें इकोनॉमिक कॉमर्स को जोड़ा गया है
है ना, और सब कुछ आपको इसमें डिलीवर करना है, रोल ऑफ कंज्यूमर्स इन ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस तरीके से पीजीटी कॉमर्स ही करना है ना, तो पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस है ना, तो पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस हमारा यहां पर जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको डेप्थ में जाकर पूरा बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और एफएम, ये कंप्लीट जो हमारा पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस रहता है वो हमारी तरफ से यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो बिल्कुल इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आज सिलेबस हमारा लॉन्च हो चुका है, तो बिल्कुल अब आपको जो एएमआरएस के हमारे जो इतने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने फाइनली आज एएमआरएस का सिलेबस भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, पहले हमारी वैकेंसी आई थी 3-4 दिन पहले, तो 120 पदों पर पीजीटी कॉमर्स का आप सभी के एग्जाम होने वाला है। हालांकि एएमआरएस अकाउंटेंट की वैकेंसी भी आई है, लेकिन अभी हमने पीजीटी कॉमर्स का आपको कंप्लीट सिलेबस यहां पर बता दिया है। ठीक है, तो एएमआरएस का कंप्लीट आपका सिलेबस भी लॉन्च हो चुका है और हमने डेप्थ में जाकर आपको सिलेबस को अच्छे से समझा भी दिया है। तो बिल्कुल ऐसा भी घबराने वाला सिलेबस नहीं है। सिलेबस लेंदी जरूर है, लेकिन सिलेबस आसान है और आपको अच्छे से पढ़ना है और अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमने ऑलरेडी कंप्लीट एएमआरएस का पीजीटी कॉमर्स और अकाउंटेंट का कोर्स यहां पर अच्छे से लॉन्च कर दिया है। आप हमारी जब एप्लीकेशन पे जाओगे ना, और स्क्रीन पर 2 नंबर भी आपको आ रहे हैं, इन पर कॉल करके आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर लेना, तो आपको हमारे कोर्सेज के बारे में आपको अच्छे से बता देंगे। सर ने एक और वीडियो लिया था दिन में, जिसमें सर ने आपको एलिजिबिलिटी बताई थी, है ना, कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है, तो वो भी आपको हमने बता दी। पीजीटी में किस किस कैटेगरी वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वो एलिजिबिलिटी भी आपको हमने बता दी है। तो आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। सिलेबस हमने लॉन्च कर दिया है और साथ में आपको यह भी बता दिया है कि कोर्स भी हमारा कंप्लीट हमारी एप्लीकेशन पर तैयार है। 1999 के अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो एज सुन एज अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर दो, अब डिले आपको नहीं करनी है। हमारी एप्लीकेशन पे जाकर इन कोर्सेज को आप अच्छे से परचेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप जानते ही है फैकल्टी के बारे में आपको मैंने बता दिया है। वेल नोन फैकल्टी है, कई सालों से पढ़ा रही है और कई स्टूडेंट्स को अभी तक जो है वो सिलेक्शन यहाँ पर दे चुकी है, जिसमें नेट क्वालिफाइड पीएचडी होल्डर, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी टीम है और कई समय से पढ़ा रही है। इस बार आपका बारी है सिलेक्शन लेने की, तो हमारी इस टीम के साथ जुड़कर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप सिलेक्शन लीजिए और अपनी मंजिल को आप यहाँ पर जो है वो प्राप्त कीजिए। और बाकी आप जानते ही हैं, सबसे पहले सबसे सटीक वीडियो सॉल्यूशन, सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की हो गई, और साथ में डाउट सेशंस हो गए, पीवाईक्यू सेशंस हो गए, या वीकली टेस्ट हो गया, यो और भी आपके समय समय पर आने वाले डाउट्स का समाधान हो गया थ्रू वेबिनार, थ्रू इंटरव्यू या थ्रू कॉल। आपके टच में हम रहते हैं और हर तरीके से आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, ताकि आप अपनी मंजिल को जो है वो यहाँ पर प्राप्त कर सकें। और हम सबसे विशेष क्यों हैं, तो वो हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोर्स को, हर कंटेंट को हम बाइलिंगुअल पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं ऑल इंडिया लेवल पर। किसी भी कोर्स के अंदर आप देख लीजिएगा, बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो लैंग्वेज का इश्यू किसी को भी नहीं आता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आपको अच्छे से चीजें समझ में यहाँ पर आ जाती है। और बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन हमने दी है, और नकुल सर ने भी आपको अकाउंटेंसी का अच्छे से सिलेबस डिस्कस किया, मैंने आपको पूरा इकोनॉमिक्स और एफएम का थोड़ा सा पार्ट रहता है वो आपको डिस्कस किया। तो कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है या कोर्स के रिगार्डिंग आपको दिक्कत आ रही है, कोर्स लेने में आपको समझ में नहीं आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है, तो स्क्रीन पर आपको मैंने 2 नंबर दिखाए हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारी टीम से एज सुन एज कोऑर्डिनेट करके इन कोर्सेज को आसानी से परचेज कर सकते हैं। और हम बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी एक्टिव रहते हैं, तो इन सबको आप ज्वाइन कर लेना। इन सभी के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से आप इन सभी सोशल मीडिया को, हमारे जो है वो अकाउंट्स को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि ये बेनिफिट्स भी आपको मिल सके। और अगर आप हमारे सेशन में बार बार तो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूट्यूब को सब्सक्राइब करना आप भूल गए, तो इस बार मैंने आपको याद दिला दिया है, आप हमारे प्यारे से आरपीसी अड्डा के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट वे में आपको ये वीडियो मिल सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करी आपसे हमने, और वो था हमारा ईएमआरएस का, पीजीटी कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस। तो आज हमने कॉमर्स का जारी कर दिया है, कॉमर्स का आपको बता दिया पूरा। नेक्स्ट टाइम में हमारे किरण मैम जो है वो आपको पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी डिस्कस करते हुए आपको मिलेंगे, तो हमारा आप चैनल पर बने रहिएगा। तो फिलहाल हमारा समय भी हो रहा है, तो इसी के साथ में हम इस सेशन को यहीं पर पूरा करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आगे की जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू बेसिस पर करते रहिए और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से जो है वो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।